टॉपिक होगा वो एक्सेल बेस्ड भी होगा और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तो होगा ही होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी होगा। और इसमें हम बेसिकली एक चैप्टर 7 का एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज प्योरली मैथमेटिकल, और एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से होगा। और ये दोनों ही टॉपिक्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के एंगल से भी। तो हम सबसे पहले चैप्टर 2 से एक टॉपिक रेज कर रहे हैं और ये टॉपिक है रिगार्डिंग द लोन अमोर्टाइजेशन। और जब हम किसी भी लोन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, उसके अंदर हमारा एक फ्यूचर वैल्यू का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, एक प्रेजेंट वैल्यू का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या टॉपिक्स आपके स्टडी मेटेरियल में बताए गए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक टॉपिक स्टडी करना होगा, उसको हम बोलते हैं एन्युटी। देखिए जो एन्युटी होती है ये एक टर्म होती है, एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। तो आपकी जो पेमेंट्स होनी चाहिए ना वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई पेंशन प्लान लिया, उस पेंशन प्लान के अंदर में कंपनी ने आपसे कहा कि हम आपको अगले 30 इयर्स तक हर मंथ इक्वल इक्वल अमाउंट पे करते रहेंगे एज योर पेंशन। तो वो बन जाएगी आपकी एन्युटी। अगर कोई कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है बिकॉज आपने उस कंपनी के डिवेंचर्स या उस कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो वो भी क्या बन जाएगी, एक एन्युटी बन जाएगी। ये जो एन्युटी होती है ये दो तरह की पाई जाती है, जिसमें से एक एन्युटी का नाम होता है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम एन्युटी ड्यू, और एक एन्युटी का नाम होता है इसको बोलते हैं परपेचुटी। ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एन्युटी है वो ऑर्डिनरी एन्युटी है, और अगर हमें ऑर्डिनरी ठीक से समझ में आ जाती है तो फिर एन्युटी ड्यू और परपेचुटी को भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आती है आपको? यस सर। ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी एन्युटी है इसका मतलब क्या है तो उसको देखते हैं पहले। ऑर्डिनरी एन्युटी में एक टाइमलाइन होगी, तो मान लीजिए कि हमारी वो जो टाइमलाइन है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सपोज दिस इज द टाइम। इस टाइमलाइन में दिस इज योर प्रेजेंट t0 टाइम, और यू कैन से कि हम यहाँ पर हैं, इसको हम 0 टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सपोज दिस इज आफ्टर 1 ईयर, दिस इज आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years, 6 years एंड समथिंग समथिंग करके। अब अगर मान लीजिए मैं किसी बैंक में हर ईयर के एंड पे कुछ पैसे डिपॉजिट करता हूँ, और वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है सपोज आर रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर, again the same amount r rupees at the end of 2 years, again same amount at the end of 3 years, r at the end of 4 years, at the end of 5 years, और इसी तरीके से आपने जितने भी टाइम का सोचा हुआ उतने टाइम तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि दिस इज माई वन टाइम इंटरवल। That means one period of time, maybe 1 month, maybe 1 week, maybe 1 day, maybe 1 year। ठीक है। जब आप किसी पेमेंट को किसी पीरियड के एंड पे करते हो, जैसे ये आपका पूरा एक 1 ईयर है, इसकी यहाँ पर एंडिंग हो रही है, तो इस पॉइंट पे आपने पेमेंट करी है। फिर आपने जो अपना सेकंड पेमेंट किया हुआ है वो आपने सेकंड पीरियड के एंड पे किया हुआ है। तो जब कभी भी पेमेंट एट दी एंड होती है तो उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। Sir, I think you are muted. बेटा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस Yes, सर। sir.
तो ऑर्डिनरी एन्युटी वो तरह की एन्युटी होती है जिसके अंदर में जो पेमेंट की जाती है या जो भी कोई रिसिट्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होती है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो टाइम का पीरियड है मे बी कि ये वीकली हो, मे बी कि ये मंथली हो, मे बी ये ईयरली हो। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कुछ होगा एट द एंड होगा। वहीं सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू जो होती है वो ऑर्डिनरी की उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी पेमेंट होती है ना वो बिगनिंग में हो जाती है। यानी कि एक तरीके से आप एक मकान में जाते हैं, आप किराए पर रहते हैं और आपके मकान मालिक ने बोला कि भाई एडवांस में ही किराया दे दो, तो आपको पहले मंथ का किराया फर्स्ट पॉइंट पे ही देना पड़ गया, 0 पॉइंट पे ही देना पड़ गया। फिर आपका फर्स्ट ईयर मतलब या फर्स्ट मंथ खत्म हुआ, ये सेकंड खत्म हुआ, ये थर्ड खत्म हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये जो सेकंड पीरियड था ना आपका ये वाला, इसकी पेमेंट कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई। फिर इसकी पेमेंट कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। इसकी पेमेंट कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ। तो अब आप दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हो। तो एन्युटी ड्यू वो वाली एन्युटी होती है जिसके अंदर जो पेमेंट्स की जाती है इज मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो जो भी आपका पीरियड होगा ये उसकी बिगनिंग में की जाती है। बताइए, ये पॉइंट क्लियर है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. ठीक है। You are हाँ, not. परपेचुटी क्या होती है? परपेचुटी में ना आपकी जो मैच्योरिटी होती है, जो पीरियड होता है वो डिफाइंड ही नहीं होता। जैसे कि इस वाली एन्युटी के अंदर में चाहे दोनों हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई 5 इयर्स की एन्युटी है, 4 इयर्स की एन्युटी है, तो ये पीरियड आगे एक्सटेंड हो जाएगा सपोज अप टू एन तक। इसी तरीके से ये पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा अप टू एन तक, राइट? तो परपेचुटी क्या होती है, इसमें पीरियड डिफाइंड नहीं होता। तो जो मैच्योरिटी होती है इज इनफाइनाइट, यानी कि इसमें मुझे पता ही नहीं होगा कितने टाइम तक चलेगी मेरी एन्युटी। अगर मान लो कोई कंपनी आपको ये कहती है कि 1000 ईयर्स तक हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट, तो वो एक परपेचुटी बन जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से जो सफिशिएंट होती है वो ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू होती है। अब ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल के अंदर में कॉन्सेप्ट दिया गया है एक्सेल फंक्शंस को समझाने के लिए लोन के अमोर्टाइजेशन का। अब उसको समझने के लिए हमारे पास जो एन्युटी हमें समझनी होगी वो होगी ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोन एंड ऑर्डिनरी एन्युटी के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो बताएंगे कि जब भी आप कभी लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपको लगती हैं कि जरूरी हैं? एक तो इंटरेस्ट का रेट होता है उसके अंदर, एक उसके अंदर टेन्योर ऑफ लोन होता है, एक पर्पस ऑफ लोन होता है, ठीक है ना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर ईएमआई का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस वाले टॉपिक से ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम एक टाइमलाइन लेते हैं। आपने मान लीजिए लोन लिया, तो मुझे बताइए जब आप लोन लोगे तो 0 पॉइंट पर लोगे या एट द एंड ऑफ 1 ईयर लोगे, एट द एंड ऑफ 2 ईयर लोगे या 3 ईयर लोगे? कब लोगे लोन? जब भी आप लोन लेते हो प्रेजेंट में लोगे ना आप लोन। ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद लोन लोगे। अगर आप बैंक के पास जा रहे हो कि मुझे लोन चाहिए तो बैंक आपसे पूछेगा कब चाहिए, तो आप उसी टाइम पर तो जाओगे ना जिस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी आज की रिक्वायरमेंट है तो लोन लेने आप 10 साल बाद नहीं जाओगे। तो आपका जो प्रेजेंट है यानी कि 0 पॉइंट ऑफ टाइम है, लोन लेने यहीं पर जाओगे तो लोन का अमाउंट बताओ कहां पर होना चाहिए? एट द एंड ऑफ 0 ईयर या एट द एंड ऑफ 1 ईयर या एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या 3 इयर्स या 4 इयर्स? बताइए कहां पर एंड होना चाहिए? बताइए लोन का अमाउंट कहां पर होना चाहिए? 0 पे या 3 पे या 4 पे या 1 पे? सर एंड होने का आई गेस थर्ड ईयर नहीं पे नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, एंड होने का नहीं। आप जब लोन लेने जाओगे, मान लो आज आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपए आपको आफ्टर चाहिए, 1 मंथ से स्टार्ट होगा। है ना? अब बैंक ने आपसे ये कहा कि चलो ठीक है आप लोन ले लीजिए, तो जो लोन का अमाउंट जितना भी लोन था वो 0 पॉइंट पे ही मिलेगा ना आपको, यस सर। है ना? ठीक है।
अब बैंक वालों ने आपसे ये कहा कि भाई ठीक है, आप हमसे लोन ले लीजिए, जितने मर्जी का आप ले लीजिए, इफ यू आर एलिजिबल हम आपको दे देंगे, बट आप हमें ईएमआई पे करते रहना। तो हमने कहा कि अच्छा बताइए कितनी ईएमआई हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ आप हमें इतनी ईएमआई दे देना, और सेकंड पे इतनी दे देना, थर्ड पे इतनी दे देना, फोर्थ पे इतनी दे देना, और इसी तरीके से हम आगे चलते रहे। और फाइनली मैंने यहाँ पर, ये मेरा nth ईयर है और ये सब कुछ एट दी एंड हो रहा है। तो बताओ जब पेमेंट एट दी एंड होती है वो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है या फिर वो एन्युटी ड्यू होती है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होती है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये पता करना चाहते हैं कि जो आर है ना, ये जीरो के कंपैरिजन में फ्यूचर का अमाउंट है। इसी तरीके से जो ये वाला आर है ना, ये जीरो के कंपैरिजन में फ्यूचर का अमाउंट है। तो हम ये जानना चाहते हैं इस आर की है ना आज 0 पॉइंट पे क्या वैल्यू है, इस सेकंड वाले आर की आज 0 पॉइंट पे क्या वैल्यू है। तो ये जो ये वाला आर है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला नॉन एज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, जिसमें बस हमें क्या करना होता है, इसको यूज करना है। जो भी आपकी अमाउंट लिखी हो आप उसको न्यूमरेटर में यूज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1+i रेज टू पावर ऑफ द ईयर जिसपे भी आप अभी खड़े होंगे। तो जैसे अगर आप एट द एंड ऑफ 1 ईयर खड़े होंगे तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के एंड पे होंगे तो आप यहाँ पर सेकेंड ईयर को लिखेंगे। अगर आप यहाँ थर्ड ईयर पे होंगे तो आप यहाँ पर थर्ड ईयर पे लिखेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो बताएंगे जब आप nth ईयर पे पहुंचेंगे, मतलब यहाँ पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होना चाहिए? रेज टू पावर n। तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 1+i रेज टू पावर n। और जब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो हमारे को मिल जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्योंकि एन्युटी थी ना और ऑर्डिनरी थी, ऑर्डिनरी ये क्यों थी, क्योंकि सब कुछ एट द एंड हो रहा था। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और किसी भी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लोन अमाउंट। Sir, what is I here? आई इज द डिस्काउंटिंग रेट, बट टेक्निकली यहाँ पर ये है इंटरेस्ट रेट जो आपसे बैंक लोन पे चार्ज करेगा। So shouldn't it be I by 12 then? I mean, if it is 1 month every month. हाँ सर, एक्चुअली अभी मैंने इसको सिंपलिसिटी के लिए ना सारी कैलकुलेशन को ईयरली बेसिस पे किया हुआ है। आपकी Okay, बात बिल्कुल okay, सही है। जब हम ईएमआई okay, कैलकुलेट करेंगे मैं इसको श्योरली 12 से डिवाइड करूंगा। okay, sir. हाँ, तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ऊपर वाला, इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में से क्या हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, r ओवर 1+i को। तो अंदर क्या बचेगा, जब यहाँ से कॉमन जा चुका होगा तो ये बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1+i। और इस वाले में क्या हो बचेगा 1+i रेज टू पावर 2। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ आखिरी वाले नंबर पे क्या बचेगा? n-1। n-1 बचेगा। तो ये हो जाएगा नंबर हमारे पास में n-1। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, लेट किया कि ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1+i है, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। बस सिंप्लिसिटी के लिए, अगर आप ना करना चाहें तो भी ये पॉसिबल है। तो ये जो 1 था इसको आपने एज इट इज रखा, इसको आपने लैम्डा मान लिया है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आपने लैम्डा स्क्वायर लगा लिया है। अगला नंबर लैम्डा क्यूब होगा और इस तरीके से आखिरी में n-1 है तो ये लैम्डा n-1 हो जाएगा। और ये सब कुछ इक्वल चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू के। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है सारी? Yes, sir. ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा अपनी एलिमेंट्री क्लासेस पे जाते हैं।
अब एलिमेंट्री क्लासेस हमें सिखाती हैं कि वी नो दैट हमारे पास है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है। वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि अगर आपके पास एक नंबर ए है और एक नंबर ए आर है, एक नंबर ए आर स्क्वायर है और फाइनली ऐसे कई सारे नंबर्स हैं और आखिरी वाला नंबर ये है और आप इन सबका टोटल करना चाहते हो, तो आप इसमें देखेंगे इस नंबर को इससे डिवाइड करने पे एक रेशियो आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? आर। इसी तरीके से आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? वंस अगेन आर। तो जब कभी भी रेशियो कांस्टेंट चलता है तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और हमें बताया गया है अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में कि जब भी किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन निकालना हो तो उसका जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, या ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां ए का मतलब होता है कि आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कौन सी है या वो पहला नंबर कौन सा है। तो जहां ए है ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी और जो आर है ये हमारा कॉमन रेशो होगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आपका आखिरी नंबर n-1 पे खत्म होगा। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट जो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होगा जब हमारा सीरीज के अंदर में आखिरी नंबर n-1 पे खत्म होगा। नाउ ये जो अब ब्रैकेट के अंदर आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, क्या ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? चेक करके देखते हैं। लैम्डा को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा? लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर्ड को आप लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा क्यूब को आप लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा। और जब भी कभी रेशियो कांस्टेंट चलता है तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होती है। दूसरी बात, सभी में प्लस लगा हुआ है, इसका नाम हमें इसका समेशन करना है। थर्ड पॉइंट, और इसकी एंडिंग कहां पर हो रही है? n-1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब विदाउट हेजिटेशन इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। बताइए, यहां तक बात समझ में आती है? अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा, ये वाला, दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो टोटल होता है वो टोटल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बॉक्स में लिख दिया है, तो मैं उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म, तो बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 है। ब्रैकेट आर रेज टू पावर एन, आर मतलब कॉमन रेशो। तो बताएंगे इसमें कॉमन रेशो क्या था जिस एक्सप्रेशन को हम यूज कर रहे थे ब्रैकेट के अंदर? कॉमन रेशो वाज लैम्डा, उसकी पावर n माइनस में 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 यानी कि लैम्डा माइनस में 1। और अब हमने जो लैम्डा ट्रीट किया हुआ था, लैम्डा था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई। तो अब आप लैम्डा की जगह 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इस 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लीकेशन। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस रेज टू पावर n माइनस 1, और इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा। थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। 1 प्लस आई, 1 की पावर n इज ऑलवेज 1, और ये बनेगा 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। और इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यू विल गेट दिस। तो r डिवाइड बाय 1 प्लस आई, ऊपर वाले का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाना चाहिए 1 प्लस आई रेज टू पावर n, और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा आपके पास यहाँ बचेगा माइनस का i, और ये है 1 प्लस आई। बस थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसे हमें। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे हमें हमारी 10th क्लास बताती है।
तो मैंने जब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको यहाँ रखा, सो इट वाज योर 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n, और इस वाले माइनस आई की मल्टीप्लीकेशन ये रही, ठीक है। और इससे ये कैंसिल हो गया, और ये वाला जो माइनस आपको नीचे दिख रहा है मैं इसको ऊपर न्यूमरेटर में एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा। तो सब कुछ एडजस्ट करने पे देन यू विल फाइंड कि आपका जो आंसर है वो ये बन गया है, एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन का अमाउंट, जो लोन आपने लिया था। अब मुझे आप बता सकते हैं आर क्या था ऊपर वाली चीज के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? EMI ईएमआई को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अभी क्योंकि हमने सब कुछ एनुअल लिया था तो ये जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी एक एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगी। सो अगर मुझे ये आर की वैल्यू पता करनी है तो मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करना होगा। अब ये जो आपको ये वाला नंबर नजर आ रहा है, ये वाला नंबर, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब मुझे बताएंगे इसको निकालने के लिए आपको किन किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो देखिए आई की जरूरत पड़ेगी आपको, और एक एन की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप किसी ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको दो चीजों पे मिलेगा, वन इज आई एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन। तो अगर हम आर को एज इट इज रखें और ब्रैकेट वाले फिगर को लिखें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आई एन इज इक्वल टू द लोन, तो अब बता सकते हैं आप मुझे आर की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? आर इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आई एंड एन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो सारे के सारे बैंक्स यूज करते हैं आपकी ईएमआई को कैलकुलेट करने के। मुझे बताइए यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अभी हम इसको यूज भी करके देखेंगे। सर यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि ये सब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। फाइंड द ईएमआई ऑफ अ लोन ऑफ रुपीज से 50,000। आपने ना 50,000 रुपए का एक लोन लिया एट मंथली इंटरेस्ट रेट ऑफ 1%, 1% का 4 से 4 ईयर्स। और ये जो आपने लोन लिया हुआ है कितने साल का लिया हुआ है आपने? 4 ईयर्स का लिया हुआ है, ठीक है। और हमें अब क्या पता करनी है? इसकी ईएमआई पता करनी है। तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है ईएमआई को निकालने का? ये वाला फॉर्मूला है जिसमें से ये जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है, ठीक है, इसमें एक इंटरेस्ट रेट और एक इसमें आई सॉरी एन हमें चाहिए। तो चलिए बताइए मुझे लोन का अमाउंट कितना है यहाँ पर? सो लोन का अमाउंट इज माई 50,000 रुपीज। नाउ व्हाट इज माई आई? आई इज माई 1%, और ये ऑलरेडी मंथली है तो इसलिए मुझे अब इसको 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो 1% दैट मीन्स ये 0.01 हो चुका है, ठीक है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट माई एन, ठीक है। देखिए 4 साल और इंटरेस्ट क्योंकि मंथली है, तो बताइए 4 साल में कितने मंथ्स हो जाएंगे फिर? 48 48 मंथ्स हो जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो इसका मतलब टोटल मेरी जो ईएमआई होंगी वो 48 होंगी। ये मुझे पैरामीटर मिल गया है। जो मेरा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था ये वाला, मैं इसी को यूज करूंगा और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर है मेरा ईएमआई क्योंकि इसी को कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस
0.01 रेज टू पावर n, और n है हमारा 48 माइनस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस i, दैट मीन 0.01 मल्टीप्लाइड बाय में 0.01, और ये टोटल अमाउंट है लोन का अमाउंट, और लोन का अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 50,000 रुपीज का। ठीक है, तो अब ये आया मेरे पास में EMI, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 1.01 रेज टू पावर 48 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1.01। अब मुझे बताइए इसमें से वो कौन सा नंबर आपको नजर आ रहा है जो कि डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, इवन ऑन द कैलकुलेटर। इस पूरी इक्वेशन में वो कौन सा नंबर है जो डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना? अगर हम कैलकुलेटर का यूज ना करें तो बताइए सबसे ज्यादा परेशानी हमें कौन से नंबर को कैलकुलेट करने में होगी? 1.01 रेज़ टू पावर 48। हाँ, ये वाला जो नंबर है इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो नंबर है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपके पास एक बेसिक कैलकुलेटर ही अलाउड होगा, तो बेसिक कैलकुलेटर पे इस नंबर को निकालना इन एक्चुअल में डिफिकल्ट है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो जरा यहाँ देखिएगा, ये जो 1.01 की पावर 48 है, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक, यूजिंग कंपाउंडिंग टेबल्स, या तो आप कंपाउंडिंग टेबल्स का यूज करें, उसको देखकर निकाल लें, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, या फिर आप इसको निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला, और या फिर आप इसको निकाल सकते हैं मैनुअली यूजिंग लॉग। क्या मैं मान के चल सकता हूँ आप सभी बच्चों को लॉग निकालना आता है? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लॉग में इशू हो कोई? सर याद नहीं है, एक बार और थोड़ा बता चलिए, देते। बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ये जो नंबर जो भी आपको निकालना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना है किसी नंबर, किसी वेरिएबल के इक्वल से, x इज इक्वल टू 1.01 रेज टू पावर 48। फिर दोनों साइड में आपको लॉग कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स लॉग x, तो ये ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर लॉग की प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि अगर लॉग x की पावर n है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस n log x। तो इस फॉर्मूले का यूज करके 48 को मैंने आगे लिखा, नाउ इट बिकम्स 48 multiplied by log 1.01 and this is your log x। यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जो लॉग के अंदर नंबर लिखा होता है, इस नंबर के अंदर में पॉइंट से पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना पॉइंट से पहले, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। डिजिट क्या है उसमें से नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स में से माइनस करना होगा। तो 48 ब्रैकेट, बताएंगे पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं काउंटिंग में? 1, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो ये जो नंबर आपका कैलकुलेट हुआ ये 0 आएगा। यस सर। एग्रीड? इसको कहा जाता है लॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लॉग की टेबल वैल्यू से लॉग की बाकी की वैल्यू को निकालेंगे, जिसको कहा जाता है मैंटिसा। तो लॉग की दो वैल्यूज होती हैं, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक को बोला जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक को बोला जाता है उसकी मैंटिसा वैल्यू। मैंटिसा उसकी टेबल से निकाला जाता है, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पॉइंट के हिसाब से नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है ना अंदर 1.01 वाला, अगर आपको कभी भी किसी लॉग टेबल को देखना हो तो वो हमेशा 4 डिजिट्स पे ही वर्क करेगी, 4 डिजिट्स पे ही वर्क करेगी।
जिसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे ये हमेशा टेबल में रो के लिए होंगे, और ये जो सी कॉलम होगा ये कॉलम के लिए बनाया जाएगा, और ये जो डी होगा इसको हम डिफरेंस के लिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये जो आपका 1.01 लिखा हुआ है, इसमें से सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। तो मैंने अगर पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा तो बताइए नंबर क्या रह जाएगा? 101। 101। इसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो ये वाला डिजिट है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और अब आखिरी कोई डिजिट है ही नहीं तो इसलिए उसको लीव कर दीजिए। तो अब है ना क्या आपके पास है लॉग टेबल या मैं शेयर करूं? हाँ सर, सबको गूगल पे मिल जाएगी। तो आपको आई थिंक सबको लॉग टेबल देखनी तो आती होगी ना, अगर हम उसको स्किप कर सकते हैं तो? यस सर, और 10th में ठीक है 12th में हमने यूज किया था, याद नहीं था इसलिए याद आ गया। थैंक ठीक यू है सर। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यस सर। सो लॉग ये जो नंबर आएगा इट विल बी अराउंड 0.0043। ठीक है, और जब आप इस नंबर की 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल गिव यू 0.2074। दिस इज माई लॉग एक्स। ठीक है, और 64 आ रहा है सर। कहाँ पर 64 आ रहा है? अच्छा वो ठीक है, 0.2064। हाँ वो मैंने एक्सेल पे किया हुआ है ना, वो एक्सेल ने पूरे फ्रैक्शंस लिए हुए हैं पीछे तक के। आप बताइए आपका क्या आ रहा है? 0.2064 आ रहा है सर। 0.2064। ठीक है, चलिए अब ये जो है ना निकालना तो मुझे x था, बट लेकिन अब ये मेरा निकला हुआ क्या है? log x। तो जब आपको सिर्फ x निकालना हो तो इस नंबर का एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। तो इसको एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने लॉग टेबल चेक करी थी। तो 0.20 का 6 कॉलम में 4 के मीन डिफरेंस में हम देख लेंगे। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी को ये देखना आता होगा, और जो इसकी एंटी लॉग वैल्यू है वो पूरी सॉल्व करके आ जाएगी 1.61 अराउंड। तो दिस इज माई द वैल्यू ऑफ x। बेटा बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लीजिए, एंड यूज करके यू विल फाइंड योर EMI अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ, और देन उस पर हम देखते हैं कि हम इसको फटाफट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। क्या आपको मैनुअल कैलकुलेशन समझ में आ गई है? यस सर। तो EMI था 1.6122 माइनस 1, और नीचे लिखा हुआ था 1.01 मल्टीप्लाइड बाय में दिस नंबर इक्वल टू 50,000 का लोन अमाउंट। ठीक है, और अब आप इसको जरा सॉल्व करें तो EMI तो ऊपर आ जाएगा 0.6122, और नीचे की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.01 0.01, तो ये आपको नंबर दे देगा 0.0101 इक्वल टू 50,000। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करें 0.6122 डिवाइड बाय 0.0101, तो इट विल गिव यू 60.6139। नाउ अब बता सकते हैं हमारी EMI कितनी आएगी यहाँ से? 816 रुपये आ रहे सर। हाँ, कितनी आ रही बेटा? 816 रुपये। 816 रुपए। ठीक है, सो 50,000 डिवाइड बाय 60.6139।
अब आप यहाँ देख रहे हैं इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। ये मेरे इस डेटा के हिसाब से 824 कुछ आ रही है। वो पॉइंट का This कुछ is इशू my- हो रहा है। हाँ, बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपके पेपर में किसी गिवन अमाउंट का ईएमआई कैलकुलेट करना हो तो आपको वो इस तरीके से करना होगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो आपका स्टडी मटेरियल भी आपको सिखाता है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो एक बार उसको देख लेते हैं। विजिबल है आपको ये? यस सर। ठीक। सर जी मैंने ना वो कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे किया हुआ था, तो 816 आ Okay. रहा था। पता नहीं कि वो पेपर हो में सकता है वो एक्चुअल में। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने से। एक्चुअल में क्या है कि मैंने कैलकुलेशन एक्सेल पे की है और एक्सेल क्या करता है बहुत एक्यूरेसी के साथ पीछे तक ले जाता है वैल्यूज, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना। क्योंकि मैं केवल 3 डिजिट तक ही लेके कैलकुलेट किया हूँ। हाँ हाँ, उससे फर्क पड़ा होगा। बताइए मेरा क्वेश्चन में लोन का अमाउंट कितना था जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था? 50,000। अच्छा, 50,000 रुपीज। मेरे को जो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन ने बताया था वो कितना परसेंट बताया था? 1%। 1%। ठीक है ना, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है। आई किसको बोला गया था? फ्रैक्शनल फॉर्म में बोला गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया। इट वाज माय स्मॉल आई। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? यस एन कितना था? एन था 48, है ना। वो सब कुछ कैलकुलेट करके आ गया था। ये मेरे पैरामीटर्स थे जिससे मुझे लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द सिंपल कैलकुलेशंस। इनको मैं हमेशा बोलता हूं कि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है, क्योंकि ये 48 ईएमआईज हैं। तो बताइए पर मंथ जब हम ईएमआई पे करेंगे तो कितने महीने तक आप ये पे करते रहेंगे? 48 मंथ तक पे 48 करेंगे। मंथ्स तक। हाँ, तो ये 48 मंथ्स तक हम जा रहे हैं। ये तो यहाँ पर हमने लिखा ये हमारा मंथ्स है। ठीक है। अब ईएमआई तो मुझे पता ही नहीं। यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, और एक गिवन आई पे मतलब इंटरेस्ट रेट पे, और एक एन पे। और इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 1 डिवाइड बाय पावर नंबर। नंबर है 1 प्लस, याद करो हमने एन्युटी के फॉर्मूले में आर को किससे डिवाइड किया था? 1 प्लस आई से किया था ना। तो यस ये रहा मेरा आई, और क्योंकि मुझे यही आई यूज करना है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। राइट। और Yes, क्योंकि sir. ये ऑलरेडी मंथ में है, आई की जो वैल्यू थी वो सर फिक्स मंथली थी, कैसे इसलिए मैं करा इसको आपने? बेटा ये मैंने सी के आगे डॉलर लगा दिया और 5 के आगे डॉलर लगा दिया। अब इससे ये होगा कि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करूंगा ना तो ये हर जगह 0.01 ही लिखेगा। ठीक है सर। ठीक है। पावर पावर है। अगर ये पहला मंथ होगा तो मुझे पावर चाहिए 1, अगर ये सेकंड मंथ होगा तो मुझे पावर चाहिए 2। तो मैंने इस वाली सेल का रेफरेंस दे दिया। तो ये मेरा फर्स्ट मंथ का पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। आप इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देंगे, देन यू विल फाइंड कि ये मेरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गए हैं। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई? ये मेरे पूरे 48 मंथ्स तक के आ गए हैं। Yes, sir. यस ठीक है। ओके। नाउ अगर आपको याद हो, जब मैंने भी आपको ईएमआई का फॉर्मूला लिखवाया तो मैंने आपको बताया था आर मल्टीप्लाइड बाय में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? वो किसके इक्वल था? Loan की। लोन। लोन के लोन। इक्वल था। तो अब मुझे पता करना है कि जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले ना इसका टोटल क्या है, ये पूरा टोटल क्या है, ये मुझे पता करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर समेशन का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कर दिया। तो ये है मेरा 37.9740 समथिंग कुछ। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई?
तो ये वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो R से मल्टीप्लाई हुआ था। क्लियर? और बताओगे फिर वहां से R यानी कि EMI का फॉर्मूला क्या बन गया होगा? लोन डिवाइडेड बाय कितना? 55.34. बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरी EMI निकलनी चाहिए वो है मेरा लोन का अमाउंट डिवाइड बाय जो मेरा इसका सम आया था। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ दोबारा कि मेरा जो भी सम आया होगा ये 1316 आ रहा है। यहाँ पर हमने कुछ पहले वाले में कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की थी। आई थिंक सो हमने कोई पहले वाले में गड़बड़ की है अपनी मैनुअल कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ से EMI कितनी आ रही है हमारी, दिस वन। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर इसमें फॉर्मूला आपने जो लिखवाया 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n, तो वहाँ नीचे हमने पावर n नहीं लिया था इसमें। हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ कर दी है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमने n नहीं किया। यस सर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हटेगा, यहाँ से इतनी वैल्यू हट जाएगी ये वाली, तो इट विल गिव यू 1.6122, राइट? यस सर। अब देखें एक बार ये कितना आता है, 1.6122 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो इस बार ये नंबर हो गया है 0.0161। नाउ 0.6122 divided by 0.0161। हाँ अब ठीक है, ये इसकी जगह नंबर आएगा 38.0248 और यहाँ पर ये अब ठीक है ना सब कुछ? सो 38.02448। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड, ये देखिए 1314। एक्सेल पे कितना आ रहा है? 1316। क्वाइट गुड आंसर। Yes, sir. ठीक है, तो ये EMI, लेकिन देखो इसमें भी हमारे को टाइम लगा है ना, क्योंकि अगर मान लो मैंने बहुत लंबे साल के लिए, मतलब 20 साल के लिए लोन लिया होता, तो बताओ मुझे ये कैलकुलेशन कितनी बार करनी पड़ जाती मुझे? जैसे कॉलम नंबर 1 है, 1 से लेकर 48 तक का, और अगर ये 20 साल का लोन होता तो क्या होता? ये लंबा हो जाता। तो नाउ नोट, EMI को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं PMT फॉर्मूला। ठीक है, तो EMI कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी विल यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला known as PMT formula, so equal to PMT। ठीक है, देखिए अब PMT में क्या पूछा उसने पूछा है कि अपनी रेट बताइए। बताइए कितनी रेट यूज करनी थी हमारे को? 1. ये वाली 0 पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट में होनी चाहिए, अदरवाइज ये परसेंटेज लगा होना चाहिए। ठीक है, कॉमा। सेकंड है NPER, N stands for number, ठीक है, PER is the short form for the periods। तो इसका नाम पूछ रहा है कि पीरियड्स के कितने नंबर हैं, मतलब कितने बार ये सब कुछ देना है आपको, तो 48 देना है, तो नाउ 48। प्रेजेंट वैल्यू बताइए, मैंने फॉर्मूले में आपको क्या लिखवाया था जब अभी मैं मैनुअल कैलकुलेशन करा रहा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर थी वो? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट। तो ये था हमारा लोन का अमाउंट। फिर वो आपसे पूछ रहा है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप देखिए क्या ये वही अमाउंट आया जो हमने निकाला है? तो Yes, sir. ये आपने कैसे ठीक किया जो हैश 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 जो आ रहा था? कहाँ पर?
अभी इससे पहले जब आपने एंटर किया था EMI हैश दिखा रहा था, फिर एक मिनट, ये आ गया, NPR हो गया 48। सेल को present बड़ा value। करके होता है वो, you just increase the size of the cell. ओके हाँ, ओके आपको बस वो सेल, ओके सेल बड़ा करना होगा, ठीक। ठीक है। अच्छा, आप एक यहाँ पर देख रहे हैं माइनस आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जब आप इसको 50,000 लिख रहे होंगे ना, इसी को यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। आई होप आपको अब जब भी कभी ऐसी कोई शेड्यूलिंग दी जाएगी ना, तो आप इजीली PMT का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि आपने फॉर्मूला सही लगाया है गलत लगाया है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको मैनुअल कैलकुलेशन बताई है, ये आप यहाँ से उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई ऐसे स्टूडेंट्स कोई बात समझ में ना आई हो? आगे ओके, यहाँ तक चलिए। अब है ना, इसको हटा के मैंने आपको PMT का मतलब सिखाया, अब हम इसमें आपको एक चीज सिखाते हैं, उसका मतलब है लोन अमोर्टाइजेशन। और आमतौर पर जब आपका बैंक लोन सैंक्शन करता है, तो वो आपको ना एक लोन अमोर्टाइजेशन की स्टेटमेंट भी इशू करता है, तो आपको वो स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट बनी कैसे होती है वो हमें सीखनी है, ठीक है। सो वंस अगेन, मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी? टोटल 48 इंस्टॉलमेंट्स थी। तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी ना, उतने ही मेरे पास में वो टेबल उतनी लंबी जाएगी। सेकंड, आपको क्या करना है, इसमें EMI पता करनी है कि मेरी EMI कितनी आ रही है। सो मैं वंस अगेन बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं EMI के लिए? PMT, और रेट है मेरे पास में ये वाली, और टोटल है 48, प्रेजेंट वैल्यू हो गई ये, तो ये मेरे पास में आ गया। सो माय फर्स्ट EMI इज 13,6.69, दिस इज माय EMI। अब ये तो कांस्टेंट चलेगी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, नीचे पूरे 48 मंथ्स तक कॉपी कर दिया। यहाँ तक बताइए, ठीक है। चल, अब अगला है कि आपको ये पता करना है कि इस EMI में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, क्योंकि जब EMI जाती है तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता है, उसके अंदर में इंटरेस्ट का अमाउंट भी जाता है, तो आपको ये पता करना है। तो उसको पता करने के लिए इससे पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, और इसमें होगा ओपनिंग बैलेंस, मतलब लोन था कितना। बताइए, लोन कितना था आपका? 50,000। 50,000 रुपए, ठीक है। चलिए बताइए, बैंक आपसे 50,000 रुपए पे तो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि जब आपने लोन ही 50 का लिया है, और कितने की रेट पर लेगा? इतने की रेट पर लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंटरेस्ट रेट है, तो इसलिए मैं 12 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। सो मेरा इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है? 500 का। तो बताओ अब मेरे पास में फिर प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना बचा? 1316 minus 500. तो EMI में से अगर हम इसको माइनस कर दें, तो ये मेरा ये वाला अमाउंट बचा, ठीक है। ओके, अब अगर ऐसा है तो मेरा लोन का बैलेंस मुझे चेक करना है कि मेरा लोन का बैलेंस कितना है। तो देखिएगा, मेरे पास 50,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से इतनी EMI पे हो गई, लेकिन ये जो 50,000 था ना, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ गलतियां कर सकते हैं। 50,000 का लोन था जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, जबकि EMI में तो दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए मुझे इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग EMI आई शुड सब्ट्रैक्ट माय प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो मेरा प्रिंसिपल बैलेंस कितना बचा हुआ है अभी लोन का? इतना बचा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ 1 मंथ मेरा इतना लोन पेंडिंग है जो मुझे चुकाना है। तो अगले महीने की शुरुआत में यही लोन का अमाउंट शुरू हो जाएगा, यस और नो? यस। ठीक है। अब फिर से वही कैलकुलेशंस दोबारा होंगी जो हमने इससे प्रीवियस रो में करी थी। अभी जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, है ना, तो ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही रहने वाला है, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं। नाउ इस फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, और इसको कॉपी कर दीजिए, और आपके सामने ये पूरे 48 मंथ्स का लोन अमोर्टाइजेशन बचेगा, क्योंकि 48वें महीने में 48 मंथ के एंड में आपके पास लोन का कोई पैसा बचना नहीं चाहिए। तो आप देखिए आपका आखिरी वाले अमाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल है, तो ऑलमोस्ट क्या है, आपका लोन क्या हो चुका है? पे हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कितनी सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा
ये एक टेबल होती है, अभी मैं आपको एक वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा HDFC बैंक की कि वो इसको कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अब आप उसको समझ पाएंगे। तो EMI इंटरेस्ट का कंपोनेंट, इस पूरी टेबल को कहा जाता है लोन एमोर्टाइजेशन। बताइए क्या आप इसका मतलब समझ गए कि लोन एमोर्टाइजेशन किसे कहा गया है? यस Yes, sir. ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार HDFC बैंक होम लोन कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स हमने लिए थे उसको हम देख लेते हैं एक बार। ओके, बताइए हमने कितने का लोन लिया था अपने क्वेश्चन में? 50,000. 50,000 का। हमने कितना टेन्योर लगाया था, कितने 48 था, तो 4 साल का टेन्योर था, तो इसको हमने 4 ईयर कर दिया। हमारा इंटरेस्ट रेट इसने देखिए बोला है कि पर एनम बताना, तो अगर वो 1% मंथली था तो पर एनम कितना रहा होगा? 12%। बताइए। सर लोन अमाउंट चेंज हो गया है, 1 लाख हो गया। ठीक है, अच्छा ये 1 लाख से नीचे ले ही नहीं रहा है इसको। चलिए हम एक काम कर देते हैं, बड़ा बैंक है हम सर। हाँ सही बात है, हम इसको 50,000 को हटा के ना 1 लाख लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारी EMI अब कितनी हो गई है? 2633। अब यहाँ देखिए आपके कैलकुलेटर पे कितनी आ रही है? 2633। ठीक है, अब जब आप इसके नीचे जाएंगे तो देखिए इसने हालांकि ये पूरा फॉर्मूला बताया है कि इन्होंने EMI कैसे कैलकुलेट करी है, और ये वो फॉर्मूला इसको भी हमने मैनुअली देखा था। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जब आप इसमें और नीचे जाएंगे तो आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरी जो टेबल बनी हुई है ये मंथली बेसिस की नहीं बनी हुई है। आप इनसे डिमांड कर सकते हैं मंथली बेसिस की। ये कौन से बेसिस पे बनी हुई है? ईयरली बेसिस पे। तो अब देखें जो हमने टेबल बनाई है उससे मैच होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये ईयरली बेसिस पर है। तो हम देखेंगे, हमारा बताइए एक साल कौन से महीने पे खत्म हो जाएगा? यहाँ पर खत्म हो जाएगा फर्स्ट ईयर हमारा। सर आपको EMI चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, वो मैंने उसको नहीं किया था। तो 2633.38, तो ये आई थिंक अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब इसने कहा है कि आपका लोन का अमाउंट था 1 लाख रुपए का, और आपने अभी तक इतनी EMI दी होंगी, तो 12 EMI। तो देखिए टोटल 12 EMI का यही आ जाना चाहिए। आप नीचे देख सकते हैं सम में 31600, तो 31601 अप्रोक्सीमेट इतना ही। आप इंटरेस्ट का अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर, ये कितना आ रहा है 10885, और आप यहाँ देख सकते हैं 10885। प्रिंसिपल कंपोनेंट का आप टोटल कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 20715। तो ये 20715। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे सब कुछ। बताइए यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है, अभी हमने PMT का ये देखा, और हमने पूरा शेड्यूल भी बना के देख लिया। एक तरीका तो ये है कि आप पूरी लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाइए, और उसके हिसाब से आप फिर पता कर सकते हो कि कोई भी मुझसे पूछता है कि बताओ मेरी 7th EMI के अंदर में मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, तो 7th EMI में मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है इतना। और कोई मुझसे पूछता है कि बताओ मेरा प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है, तो मैं इतना कह दूंगा। लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेमेंट्स होंगी ये टेबल उतनी बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए एक्सेल हमारे को एक तरीका और देता है। तो EMI निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? PMT था। तो अगर आपको ये पता करना हो ना कि आपकी एक EMI में कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, देन यू विल यूज अ फॉर्मूला नॉन एज IPMT। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब आप? IPMT. IPMT। I stands for the interest,
ठीक है, सॉरी आईपीएमटी नहीं, सॉरी हाँ ये ठीक है, आईपीएमटी। तो इंटरेस्ट ऑन द पेमेंट। तो अब इस पे देखते हैं क्या है। उसने पूछा है कि बताइए कि कितनी रेट है आपकी। यहाँ लगा लेते, ठीक है, आईपीएमटी। तो रेट वो बोल रहा है हाँ हमारी इतनी रेट है। फिर वो पूछ रहा है कि बताइए कौन से पीरियड का आपको पता करना है, कौन सी ईएमआई का पता करना है। तो बताइए हम किस में इंटरेस्टेड है, हम 7th वाली में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए, राइट। फिर वो पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल कितनी पीरियड थी आपकी पूरी कैलकुलेशन में। 48 ठीक है, 48, तो आप यहाँ 48 लिख दीजिए। फिर वो पूछ रहा है कि बताइए आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू लोन का अमाउंट था, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। नाउ यू कैन सी कितना आया, 899.51। ये क्या वही है जो हमारी एमोर्टाइजेशन टेबल के अंदर आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब आप कहीं पर नोट कर सकते हैं कि पीएमटी का जो फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर में, जो पीएमटी का फॉर्मूला है ये यूज किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट ईएमआई। और जो आईपीएमटी का फॉर्मूला है इसको यूज किया जाता है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑन अ गिवन ईएमआई। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है। यस अच्छा, अब मान लीजिए कि ये मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया, तो ईएमआई में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाकर मैंने कौन सा कंपोनेंट पता कर लिया था। प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना, तो ये तो था मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट, ये था मेरा ईएमआई। अब मुझे पता करना है कि भाई मेरा प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है। तो एक तरीका तो ये है सीधा सीधा निकाल लो जैसे हमने टेबल में निकाल रहा है। दूसरा तरीका है कि आप है ना पीपीएमटी फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो पहला P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि रेट बताइए, तो ठीक है रेट है हमारी इतनी। वो कह रहा है कि बताइए कौन से पीरियड का निकालना है, तो हमें 7 का निकालना है, आप 7 कर दीजिए। वो कह रहा है कितनी टोटल पेमेंट्स थी, 48 थी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, आप एंटर कर दीजिए। तो हमारे पास में मेरा प्रिंसिपल का कंपोनेंट भी आ गया है। तो इससे हमने ये देखा कि अगर मुझे कभी पीपीएमटी का फॉर्मूला यूज करना हो तो हम यूज करेंगे यूज टू कैलकुलेट प्रिंसिपल ऑन ए गिवन ईएमआई। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे पता करना है कि मेरी 47th के अंदर में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो आप हेल्प करवाइए, 47th पे चेक करना है मुझे। तो बताइए मैं पहले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट पता करना हो तो आईपीएमटी। ठीक है, आईपीएमटी। तो रेट बताइए, यहाँ क्या लिखूं। 47 47। आप चाहे तो टाइप कर लीजिए, अदरवाइज उसको रेफरेंस में दे दीजिए। ओके, अब 48 N नाउ लोन टू एंटर। तो ये 51.89 आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या 47 पे 51 रुपए कुछ का ही है क्या। ये देखिए कितने का आ गया हमारे पास में, 51। यस सर, 51.890। ठीक है, तो ये एक्सेल फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। Sir, one question. श्योर सर। So this is, I understand, is EMI calculation where the loan is monthly reducing balance. श्योर, हाँ Sometimes जी, loans are
called daily reducing balance also. These formulas जी। will work there also. I mean, what is the daily फॉर्मूले reducing तो balance actually? फॉर्मूले तो सर यही वर्क करेंगे, बस ये होगा फिर मुझे अपनी इंटरेस्ट रेट और मुझे एन के कंपोनेंट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करना होगा, But क्योंकि I will ये not जो be paying the installment on daily basis, right? I will still pay the monthly installment. एक्चुअली में सर क्या होगा कि वो एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो उस अरेंजमेंट में करते ये हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है वो तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन जो लायबिलिटी की पेमेंट वाली बात होगी उसको वो पोस्टपोन करके आपकी मंथली या फिर आई गेस ईयरली बेसिस पर ले आएंगे। अच्छा। फॉर्मूले यही वाले यूज हो रहे हैं। Okay, so you're saying formula में हम daily लेंगे period को, हाँ हाँ but हाँ EMI would be sum of all those 30 days, whatever the एग्जैक्टली number of हाँ days are जी in the month. हाँ। और Okay. देखिए एक्चुअल में सर मैथ्स क्या है, मैथ्स बड़ा मासूम सा सब्जेक्ट है, उसको नहीं पता कि इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर में जो चल रहा है Right. ये टाइम पीरियड में कौन से इंटरवल है। वो कहता है कि Right. अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे मैं तब भी ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, बस ये उस हिसाब से हम अपने आई को एडजस्ट कर देंगे। No, I agree. I got you. I was just bothered on this Excel जी formula, जी whether the Excel हाँ formula is also, हाँ I mean, even though I'm still paying a EMI, हाँ जी you know, the, because Excel अब मेरे को EMI नहीं देगा, EDI देगा, you know, I mean, हाँ डेली बेसिस वाले हाँ daily उसको installment डेली देगा वो, वाले right? हाँ हाँ जी तो हाँ जी उसको मुझे number of days in the month से multiply करना हाँ हाँ पड़ेगा to get my एक्चुअल में EMI, हाँ right? एक्सेल की प्रोग्रामिंग में नहीं पता उसको, वो तो हर चीज को Right. मंथली Right. मानेगा, लेकिन हम उसको मतलब इंटरेस्ट रेट से खुद हम उसको चेंज कर देंगे। Fine. So got it. Thank you, sir. तो यहाँ तक का So तो is there कॉन्सेप्ट advantages? Is that advantageous, this daily reducing balance? हाँ ऑफ कोर्स सर। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर ही देखें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट निकाला, ठीक है सर। अब अगर मेरा डेली बेसिस पे हो, हालांकि मार्जिनली ही फर्क पड़ेगा, तो मार्जिनल लेवल पर ये देखिए 1 से 2 के बीच में भी कुछ पीरियड आ जाएंगे, तो मेरा जो Yes. अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड होगा, Okay. और वो जो थोड़ा Overall सा interest रिड्यूस्ड होगा payment will be हाँ reduced. विल बी रिड्यूस्ड। Okay. तो So ये on 48, I mean, on 4-year, मतलब will it be significant on 4-year basis? 4 ईयर बेसिस पे हाँ हाँ. बिल्कुल होगा। हाँ Okay. Okay. Fine. Thank क्यूमुलेटिव you. I बेसिस पे got तो you. अच्छा खासा हो जाएगा, Hmm. डेली बेसिस Okay. पे तो इतना हो सकता है कि फील भी ना हो, कि आपको लगे कि True. अरे इसमें क्या फर्क पड़ गया। Which means it ऐसे makes sense that if bank offers that daily reducing balance rather than monthly हाँ reducing balance, then बिल्कुल one सर। should go for it. Okay. हाँ Got जी, you. जितना शॉर्ट टाइम सर है एक वो ऑफ बात, कोर्स मैथ। हाँ जी हाँ सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो इन्फ्लेशन होता है और जो मतलब रेपो रेट होता है, क्या उसकी वजह से भी हमारा ईएमआई पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या घटेगी या बढ़ेगी ऐसा कुछ? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर आपका इकोनॉमिक्स में है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बैंक्स होते हैं ना, जब अपनी वो इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो जनरली वो रेट को डिसाइड करते हैं किसी बेंचमार्क के साथ में, ठीक है। और ये जो बेंचमार्क की रेट्स होती है, इसमें कहीं ना कहीं रेपो रेट का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। तो जब आपकी रेपो रेट में सब चीजों में कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं, तो बैंक रेट्स है ना वो भी चेंज हो जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस Actually हाँ तो depends मैथ on में if your loan is fixed rate or हाँ floating हाँ rate, कि वो right? फ्लोटिंग पे लिया है आपने या फिक्स्ड पे लिया है। तो अगर फिक्स्ड पे लिया है तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ये सारे इश्यूज आएंगे जब फ्लोटिंग के होंगे। तो रियल लाइफ के जो अमोर्टाइजेशन होते हैं ना, वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि जैसे मान लो इसमें तो हमने सब कुछ फिक्स कर दिया है, तो उसके अंदर में फिर हमारे को अकॉर्डिंगली जहाँ जो चीजें चेंज हुई हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन को रिवाइज करना पड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बैंक आपसे कह रहा था कि भाई आपके पहले साल तक का इंटरेस्ट रेट तो हम ले लेंगे सपोज इतना 0.01, और से अगले साल से उसने कह दिया कि भाई हमारे इंटरेस्ट रेट अब चेंज हो गई है, फ्लोटिंग है। तो यानी कि जब मैं 13th मंथ से आगे बढ़ूंगा तो अब यहाँ पर मेरा 0.01 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अब मेरा इंटरेस्ट रेट कुछ और हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर में जिसको मैंने 0.01 लिखा हुआ था उस इंटरेस्ट रेट को चेंज करूंगा, अकॉर्डिंगली मेरी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदल ही जाएंगी फिर। गॉट इट?
सर Yes, उसमें sir. लेकिन then we cannot use this PMT formula, right? Because we may not हाँ know the हाँ number of PMT नहीं periods. कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली Right. हाँ। Right. एक्सेल की अपनी कुछ लिमिटेशन जरूर है फाइनेंस के मामले में, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एनवायरनमेंट में काम करता है। Yeah. बाकी लेकिन फिर जैसे अब जैसे हमें ना स्ट्रांगली पता चल गया है कि ओके ये जो भी प्रोग्रामिंग हुई है वो हुई इस बेस पर है, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हुई है। तो अब हमें अच्छे से पता है कि अब चाहे लोन कैसा भी हो, हमें मेजर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसकी है। अब True. इसमें हम कितने ही चेंजेस कर लें, अब उस हिसाब से हम उसको बदल देंगे। अब इसी तरीके से कई बार बैंक से कह सकते हैं कि भाई हमें ना एडवांस में ही ईएमआई लेंगे, ठीक है, या मान लीजिए आपने कहीं से अपने दोस्त से उधार लिया, उसने कहा भी मुझे पहली ईएमआई जो चाहिए ना पहली दिन ही चाहिए, तो ठीक है, फिर हम एंट्री ड्यू में चले जाएंगे, उसकी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड कि जैसे मैंने आर लिया था तो मुझे अब ये आर डिवाइड बाय 1 प्लस आई, क्योंकि वो पहले 0 पॉइंट पे होगा तो 0 करना पड़ेगा, फिर से मैं सारी कैलकुलेशंस करूंगा, फिर से मैं एक नया फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। बट द प्रैक्टिकल लाइफ इसकी नहीं, अगर किसी ने लोन लिया है तो उसकी जरूरत आज ज्यादा है, तो इसलिए बैंक्स क्या करते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो कहते हैं ओके एट द एंड ऑफ द पीरियड ही आप दे देना। तो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस यही वाला है। इसलिए अगर आपने वो एचडीएफसी का बैंक पे भी देखा होगा तो उन्होंने जो भी फॉर्मूला इनको बताया हुआ है ना वो एट द एंड वाला ही बताया है। तो आई होप सो कि यहाँ तक की कैलकुलेशंस आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. About अब आपके इसी के अंदर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर में ही एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोला गया है वेटेड average cost of capital. तो इसको हम WACC, इसको निकालना कुछ मुश्किल काम नहीं है। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जब हम किसी कंपनी की कैपिटल की बात करते हैं तो इस कैपिटल के अंदर बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है इसको हम बोलते हैं इक्विटी, Debt. एक होती है इसको हम बोलते हैं डेट, और एक होती है इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इतना रोल है नहीं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेजरली वी हैव इक्विटी एंड वी हैव डेट। डेट जो होता है उस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, और इक्विटी जो होता है उस पे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ नहीं होता, रादर उस पे डिविडेंड होता है। कंपनियों को उस पे डिविडेंड पे करना है, और वो भी अगर हुआ प्रॉफिट तो मिल जाएगा, अदरवाइज हो सकता है वो भी ना मिले, इसलिए हम कह देते हैं कि भाई इक्विटी थोड़े से ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो अब आपकी किसी कंपनी की टोटल कैपिटल सपोज 1 लाख रुपीज है। अब इस 1 लाख रुपीज में से किसी ने 70,000 रुपीज तो यूज किए हुए हैं इक्विटी के, और 30,000 रुपीज यूज किए हुए हैं किसके, डेट के। तो परसेंटेज फॉर्म में आप बता ही सकते होंगे कि कौन सा कितना परसेंट है। तो परसेंटेज फॉर्म में हम कह सकते हैं कि 70% इक्विटी फाइनेंस कर रही है और 30% डेट फाइनेंस कर रहा है टोटल कैपिटल को। यहाँ तक एग्री करते हैं? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो इक्विटी है, जैसे डेट की अपनी कोई कॉस्ट होती है तो इक्विटी की भी अपनी कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिनोटेड बाय KE। और जैसे डेट होता है इसकी भी अपनी कॉस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं KD। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो इन दो का वेटेड एवरेज इज नॉन एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड फॉर्मूला बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, weight of debt is equal to your weighted average cost of capital। तो इक्विटी की वेटेज बताइए, मैंने 70% कैसे निकाला था, इक्विटी का अमाउंट, ठीक है, और इसको मैंने कितने से डिवाइड किया होगा, मेरी टोटल कैपिटल से। एग्रीड और नॉट? तो Yes. इसलिए जो WE है दिस इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसी तरीके से आप WD का भी फॉर्मूला बता सकते हैं।
Debt. डेट Divided. डिवाइड बाय कितना, टोटल कैपिटल Capital into KD. Cost of debt. इनटू में केडी। Cost of debt. ठीक है ना, ये आ गया WACC। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे केडी को लेकर। इस वाले पॉइंट पे हमने ना ऐसा से फॉर्मूला है ना, जब ऑफलाइन क्लास हो रही थी तो वहां पर जब मैं आपको बता रहा था कि एक नेट ऑपरेटिंग इनकम में अप्रोच होती है, एक नेट इनकम में अप्रोच होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की, वहां पर भी हमने सेम फॉर्मूला ही पढ़ा था। लेकिन वहां पर ड्यूरेंट की थ्योरी के अंदर में हमने एक एजम्पशन ली थी कि टैक्सेशन जीरो है, बट रियलिटी इसकी टैक्सेशन जीरो होते नहीं है। तो जब कोई कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है या इनकम स्टेटमेंट बनाती है, तो वो अपने खर्चे की तरह इंटरेस्ट को यहाँ पर शो करती है। ठीक है, और एज पर द IT एक्ट 1961 दिस इज अलाउड, कोई इलीगल काम नहीं है। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हो गई थी 10,000 की, उसने 1,000 रुपए का यहाँ पर डेट पे इंटरेस्ट पे किया, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए? Yes. 9,000 रुपीज का। ओके, तो मुझे बताइए, अगर ये 1,000 रुपीज ना होते तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर 9,000 होता या 10,000 होता? For 10,000. इससे इनकम टैक्स बढ़ जाता या घट जाता? बढ़ जाता। बढ़ जाता। तो यानी कि हमने ये सीखा कि इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से आपकी टैक्स सेविंग हो रही है। इसीलिए जितने भी डेट वाली कैपिटल होती है, अगर मैंने मान लो 9% पे ब्याज पे पैसा उठाया, उधार लिया, और मेरा टैक्स रेट चल रहा है 30%, तो बताओ मुझे इफेक्टिवली क्या ये 9% मेरा टैक्स बचाने में हेल्प करेंगे? यस सर, यस। करेंगे ना। तो बताओ, क्या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो डेट की कॉस्ट है वो एक्चुअल में 9% है, या कुछ और है? फिर 9 से कम है ना, यानी कि टैक्स के बेनिफिट के बाद है। तो मेरा जो टैक्स बेनिफिट है Yes. इस 9% की वजह से वो कितना होगा? 9% पे कितना? 30%। 30%। तो 70% बचा जो रिमेनिंग, वही मेरी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट है। और इसको कुछ बुक्स लिखती हैं पोस्ट टैक्स Cost of debt. कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि टैक्स के बाद क्या बचा आपका। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये बना, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ डेट हो Tax. उसमें से टैक्स का अमाउंट हटा दीजिए। सो जैसे One कि minus tax 30% rate. था तो 70% दैट मीन्स दी 0.7। तो इसलिए अब जो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला है अब ये रिवाइज हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि योर इक्विटी अमाउंट डिवाइड बाय योर इक्विटी प्लस डेट का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस योर डेट अमाउंट, योर इक्विटी अमाउंट प्लस डेट अमाउंट, योर कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 minus T. 1 माइनस टी से। नाउ दिस इज माय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ तक बताइए, बात क्लियर हो जाती है? एनओआई Yes. अप्रोच जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, और जो operating एनआई अप्रोच थी जिसमें हमने अजम्पशन ये लगा दी थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ सॉरी जो टैक्सेशन है वो जीरो है। तो अगर टैक्सेशन जीरो तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर फिर जीरो हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला फिर उस थियरी के हिसाब से अपना आप ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब बात करते हैं कि चलो केडी की तो बात कर ली, इक्विटी की भी बात करें। क्या इक्विटी में भी कुछ होता है? आंसर है, जो आपका IT एक्ट है 1961, वो जो आपको डिडक्शन देता है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट की ही देता है, वो डिविडेंड की कोई डिडक्शन नहीं देता। इसलिए
डिविडेंड पे करने पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो बताओ, अगर इंडिया का लॉ कह ही ये रहा है कि डिविडेंड पे करने से इंटरेस्ट की तरह हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, तो क्या मुझे उसमें कुछ ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? आंसर है नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आपके टैक्स रेट का कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए आपके जो फॉर्मूला है इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो मेरा के ई है, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये नंबर आएगा कहाँ से? ये नंबर, इसके कई अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है इसमें से कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइस। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और इसको हमने शुरुआती क्लास में भी पढ़ा था, जो कि क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी का, से सिक्योरिटी मान लीजिए ए है, इसका अगर आपको आई मान लेते हैं, सिक्योरिटी आई का रिटर्न निकालना हो, तो यू मस्ट हैव अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस, और क्या होना चाहिए, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न लाइक 6 माइनस में आरएफ मल्टीप्लाइड बाय में बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। और जो ये बीटा है, बीटा आई, दिस इज इक्वल टू द कोवेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न्स और मार्केट का रिटर्न डिवाइड बाय जो मार्केट का रिटर्न है उसका वेरिएंस। मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? और ये जो कोवेरिएंस है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है आई आर एम इज इक्वल टू कोवेरिएंस। ये जो आई होगी ना, जो भी कोई सिक्योरिटी होगी, ये उसका रिटर्न है माइनस ये उसके रिटर्न का एवरेज है, और इसी तरीके से आर एम है माइनस ये उसका आर एम का, और डिवाइड बाय n माइनस 1। अभी मैं आपको फॉर्मूला यूज करके भी दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो वी विल बी एबल कि ओके इसको हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ जी सर। ठीक है। Sir, So what let is on us the right hand side? Equal to what did you write? Covariance. कोवेरिएंस, कोवेरिएंस। इसको हम No, लिख देते why हैं should इसी। on the right hand side, you have covariance itself? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ये नहीं, ये गलत है, ये Yeah. सिग्मा So है, summation है, sigma है, summation right. है, हाँ, sigma। इसमें n तो minus यहाँ 1 ही पर लेंगे सर? इसमें n minus 1 ही लेंगे? हाँ, मैं इसका भी आपको रीजन बताता Sure. हूँ। स्टैटिस्टिकली तो जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं, बट हम श्योर होने चाहिए कि ओके मेरा यही पॉपुलेशन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जनरल लाइफ ये है कि हम सैंपल पे स्टडी करते हैं, है ना। Right, तो right. उस सैंपल में क्या होता है, सैंपल से जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वही हो जो पॉपुलेशन से आते हैं, तो उसकी एक पेनल्टी लगती है। तो उसकी पेनल्टी जो होती है वो होती है n-1। तो n-1 है ना, आपके आंसर को थोड़ा सा एनहांस कर देता है, अच्छा कर देता है, Okay. ये होता है। और बाकी इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी होती है, जो हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं कि वाई नॉट n-2, वाई नॉट n-3, n-1 में ही ऐसा क्या हो जाता है। हाँ, लेकिन जो उसका इंट्यूटिव आंसर है वो यही है कि सैंपल से ना बायसनेस आती है, दैट मीन्स वो उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है। जैसे मान लो कि मैं सैंपल के बेस पर पूरी क्लास का मीन निकालना चाहता हूँ या मीडियन निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो वो आंसर है ना पॉपुलेशन के आंसर से थोड़ा सा कम आएगा, तो उसको पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए हम एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो n-1। If in the question, they give us 10 years return of a security, सर हम हमेशा तो then फाइनेंस के nine अंदर ले, हाँ तो हम वहाँ 9 पे लेंगे, n-1 ले, okay. n-1 से ही करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ साबित कर दूंगा कि अगर आपने गलती से या इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने इस बात को इग्नोर भी कर दिया, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। उसका रीजन भी मैं Okay. आपको बताऊंगा कैसे, क्या Okay. क्यों हो गया ऐसा। Nullify तो होता है पहला, okay. हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा है बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर में हमारे को है ना, उसने ना के ई कैलकुलेट ही करके दे दी है कि मान लेते हैं कि हमारी जो के ई है, सपोज दिस इज योर 12%। एक उसने मुझे बताया कि भाई जो हम आपको के डी है ना वो बता रहे हैं कि के डी सपोज से 8%। उसने मुझे ये भी बताया कि जो आपकी रिस्क फ्री रेट है वो है सपोज से 6%। उसने मुझे ये भी बताया कि जो आपके मार्केट के रिटर्न्स है ना वो से इससे 11%।
फिर उसने हमें बताया कि जो आपकी इक्विटी है, एक कंपनी फाइनेंस करती है उसको टोटल, जो उसका 50 लाख रुपए की या 50,000 की हमने इक्विटी ले ली, और उस कंपनी ने जो डेट है वो यूज किया हुआ है 1,50,000 रुपीज का। ठीक है यहाँ तक। और उसने हमसे बोला है कि कैलकुलेट करके बताइए इसकी WACC क्या हो। तो बहुत सिंपल है, हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे को टैक्स रेट दे देते हैं, मान लीजिए 40%। दिस इज माई टैक्स रेट। हालांकि भारत में है नहीं इतनी, बट मान लीजिए। तो बताइए, सबसे पहले हमारे पास KE है, हमारे पास 12%। तो मुझे वेट निकालना होगा सबसे पहले। तो बताइए मेरा इक्विटी का वेट कितना आएगा, कितनी इक्विटी है मेरी? 1/3 ये हो गया, डिवाइड बाय, मुझे समेशन चाहिए मेरी इक्विटी का और डेट का। तो 0.25 इज माई इक्विटी वेट। इक्विटी वेट राइट। ठीक है, ओके। इसी तरीके से मैं डेट का वेट निकालना चाहता हूँ कि डेट का वेट क्या है। तो माई डेट इज 1,50,000 डिवाइड बाय माई समेशन, यानी कि ये, यानी कि टोटल 2 लाख रुपए। दिस इज माई 0.75। अब मुझे निकालनी है मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोटेड बाय के नॉट ये। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, मेरा इसका वेट मल्टीप्लाइड बाय मेरी KE जितनी थी, प्लस डेट का वेट। लेकिन एक गलती कर रहे हैं हम टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे, 1 माइनस माई टैक्स रेट। ठीक है, तो बताइए मेरी टैक्स रेट कितनी है, 40% है। ठीक है, ओके। फिर मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माई, एक सेकेंड। हाँ, पहले मेरी KD तो आ जाए। नाउ दिस इज माई KD, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 1 माइनस टैक्स से। सो दिस इज 0.6। तो ये आ गया मेरे पास में मेरा। सो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में ये 6.60 इज माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए यहाँ तक समझ में आ चुका है? एक बार ये वाली। अच्छा चलिए, मैं इसको मैनुअल बता देता हूँ कि इसको मैंने कैसे किया था। ये देखिए, सबसे पहले हमारे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्विटी। तो इक्विटी कितनी है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर में, 50,000। तो मैंने फॉर्मूला लगाया 50,000 डिवाइड बाय 50,000 प्लस में डेट, और डेट कितना है 1,50,000। सो दिस इज इक्विटी वेट मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी की कितनी कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है 12%। तो आप इसको 12% रखिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से डेट का वेट निकालिए। डेट कितना है हमारा टोटल कैपिटल में से 1,50,000, और नीचे वही टोटल रखिए प्लस 1,50,000। तो ये मेरा डेट का वेट आ जाएगा जो कि 0.75 आ रहा था। इसको मल्टीप्लाई करना होगा KD से, और KD क्वेश्चन में कितनी है, वो है 8%। बट मुझे चाहिए पोस्ट टैक्स वाली। तो पोस्ट टैक्स वाली के लिए मुझे इस 8% को मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस T से। टैक्स रेट है मेरी 0.40, है ना, तो यानी कि 0.4। तो ये हो जाएगा 0.6। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि औसतन एवरेजली मेरे पास में इतनी आ रही है आफ्टर द इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई देखो तुमने टोटल 2 लाख रुपए लगा रखे हैं कर्जा लेकर और अपना पैसा, तो ऑन एन एवरेज उस पर कितनी कॉस्ट आती है तुम्हारी, तो आंसर है 6.60। बताइए ये पॉइंट समझ में आया? KE एंड KD ये परसेंटेज में लेंगे, पॉइंट के फॉर्म में नहीं लेंगे? आप पॉइंट में ले लीजिए इसको सर, आप पॉइंट में भी लेके कर सकते हैं। एंड में आके आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके ओके, एंड में आंसर परसेंटेज में हो, ठीक। हाँ, उसमें जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं आप उसमें कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई?
यस सर। अब है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई हम आपको है ना One केडी दे question. रहे हैं। हाँ Can I ask one बोलिए। question? ये KE को can I interpret as ROE? ROE, हाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है सर, कि इक्विटी शेयर Okay. होल्डर से आपसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं। Sure. Okay. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि से नाउ दिस टाइम दिस इज से 14% और से केडी इज से 9%, और मुझे बताया गया कि टैक्स रेट है से 30%, और मुझे ये भी बताया गया कि जो RF है से 7%, और मुझे मार्केट के रिटर्न्स भी दे दिए गए हैं। और इस बार हम क्या करते हैं, हम केई को छुपा देते हैं, हमें केई नहीं पता, मार्केट के रिटर्न्स पता है बस मुझे। मार्केट के रिटर्न्स से 12%, और मुझे बीटा बताया गया सिक्योरिटी का, एंड सपोज बीटा इज 1.23। ठीक है, और अब मुझे कहा गया है कि हम आपको इक्विटी का अमाउंट बता रहे हैं, तो सपोज द इक्विटी का अमाउंट इज से 3 लाख रुपए, और डेट का अमाउंट बताया गया है 2 लाख। ठीक है, तो बताइए हम पहला काम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं वेट। तो बताइए मेरा इक्विटी का वेट क्या आएगा। इक्विटी का वेट बताइए। Am I audible? Yes sir. हाँ, 3/5. तो हाँ, इक्विटी अमाउंट डिवाइड बाय जो इसका बीटा। समेशन है उसको रखेंगे, जो कि 5 लाख रुपए आएगा, और इसको हमने रखा, सो दिस इज 0.6। मेरा डेट का वेट कितना आएगा, तो डेट का वेट वही है, डेट का अमाउंट डिवाइड बाय सम, और ये जो सम है इसको आप कर दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज 0.4, और वैसे भी 1 में से लेस कर सकते थे आप, तो उससे भी आ जाता। मेरा वेट आ चुका है। के डी मुझे पता है, बस क्या नहीं पता मुझे के ई नहीं पता। और के ई अगर ना पता हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं, आप कैपेम का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग कैपेम, तो जब हम कैपेम का यूज करेंगे तो इक्वेशन हमें क्या बताती है कि किसी भी सिक्योरिटी की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और जो RM है और जो RF है, इसको अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाना चाहिए। तो बताइए मेरा RF कितना है इस पे, 7%, तो यहाँ पर हमने 7% लिया। RM कितना है हमारा यहाँ पर, RM इज 12%, तो आपने यहाँ 12% लिया, माइनस 7% किया, मल्टीप्लाइड बाय 1.23 किया हुआ है, जो हमारा बीटा का फैक्टर है। ठीक है, तो दिस इज 7% एंड 5% मल्टीप्लाइड बाय 1.23, तो दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 6.15%। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.15%। सो दिस इज माई RE। तो अब जब मैं अपने क्वेश्चन में यूज करूंगा RE, तो मैं ये वाली यूज करने वाला हूँ। बताइए ये वाली भी बात क्लियर हो गई। Yes sir. ठीक है, तो नाउ माई KE, जो मैंने कैपेम को यूज करके निकाल लिया, ठीक है, वो है 13.15%। नाउ मैंने KD और निकालनी है। बताइए KD को मैं पोस्ट टैक्स वाली निकालू ना, तो बताओ मेरी कितनी है KD, 9%। बताओ पोस्ट टैक्स ये कितनी होनी चाहिए, माइनस टैक्स रेट 30% है, तो 1 माइनस टी, दैट मीन्स की 0.7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो 6.30% इज माई पोस्ट टैक्स वाली। तो अब बता सकते हैं आपका K0 या ये नंबर क्या आएगा, किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए।
इक्विटी वेट मल्टीप्लाइड बाय KE प्लस डेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, इसको परसेंट में ले लीजिए। सो 10.41% इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ तो देखिए मैंने आपको ये दे दिया, KD दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, बीटा दे दिया। मान लो कि थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि भाई रियल लाइफ में हम इसको कैसे निकाल रहे होते हैं। सो क्वेश्चन 3, तो ये मोर प्रैक्टिकल टाइप है। मान लीजिए कि मुझे निकालना है किसी कंपनी का, तो आप गूगल करिए और से BSE की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको मार्केट डेटा प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, से मैंने ये ले लिया मार्केट डेटा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर ये आपको इक्विटी और इंडिसेस नजर आएंगे, और एक यहाँ पर मार्केट डेटा का ऑप्शन नजर आएगा, इसको क्लिक करेंगे। तो अब क्योंकि मैं BSE की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मार्केट है वो सेंसेक्स है, ठीक है। तो मैं इंडिसेस में जाऊंगा और हिस्टोरिकल प्राइसेस को सिलेक्ट करूंगा, और से वो मुझसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा लेना है। तो इसमें से जो सबसे फेमस है ना, वो 30 वाला ही है, दैट मीन्स कि BSE सेंसेक्स। और वो मुझसे पूछ रहा है कि डेली लेना है, कैसे लेना है, मुझे मंथली लेना है, तो पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चल रहे हैं, से हमने कहाँ से कहाँ तक ले, से अप्रैल से ले लेते हैं, और वो भी हम 2023 से लेते हैं। तो ये आज तक का दे देगा जितना भी हुआ होगा। तो हमारे पास में ये हमारा आ चुका है, इसको हम डाउनलोड करते हैं एक बार। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो डेटा आया हुआ है ना क्लोज वाला, इस क्लोजिंग डेटा को यहाँ से लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो बताइए मेरी किसकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर? ये सेंसेक्स की वैल्यू है, और ये जो भी सेंसेक्स आया है वो मेरा इस पीरियड का आया है। तो आप इसको इस पीरियड को यहाँ पर लिख दीजिए। बताइए कोई स्टूडेंट जिसको ये बात ना आई हो समझ में? बताइए। सॉरी सर, कैन यू से अगेन? हाँ, सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? या ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने ये इसका तो निकाल लिया। अब मान लो मैं किसी एक सिक्योरिटी की बात करना चाहता हूँ, तो मुझे मार्केट डेटा पे जाना है। इस बार मैं इंडिसेस को नहीं, किसी इक्विटी को लेना चाहता हूँ, और इक्विटी में मैं उसके हिस्टोरिकल प्राइसेस को चेक करना चाहता हूँ। से मान लीजिए कि दैट इज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्योंकि मैंने मंथली लिया था तो मैं मंथली ले रहा हूँ, और मैंने अप्रैल से लिया था, 2023 से लिया था, तो इसको सबमिट करते हैं। तो ये मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इसको भी एक बार कर देते हैं डाउनलोड यहाँ से। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी आप क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर ले लीजिए, और ये SBI का प्राइस है। और अब मैं अपनी बाकी फाइल्स को यहाँ पर बंद कर सकता हूँ। सो आई होप अब आपको यहाँ तक की तो सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ये डेटा मैंने कहाँ से उठा लिया। ठीक है, यहाँ तक हम बढ़े आगे। यस सर। सो यस सर। ये जो मेरी सेंसेक्स है ना, ये मेरी BSE है, दैट मीन्स वही मेरी मार्केट है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि व्हाट इज माय RM। सो RM हमारा जो फॉर्मूला होता है किसी भी सिक्योरिटी के रिटर्न्स को पता करने का, वो होता है कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना प्राइस था, उसका एक टाइम पीछे कितना प्राइस था, और
उसके प्रीवियस प्राइसेस को डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका रिटर्न आ जाता है। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे मई के मंथ में कितना रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने ओवरऑल, तो मैं लूंगा माई दिस वैल्यू, माई प्रीवियस पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय माई प्रीवियस वैल्यू। मैं पॉइंट परसेंटेज में नहीं लेना चाहता तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा, और ये मेरे बाकी के रिटर्न्स आ गए हैं। बताइए ओके यहाँ तक? सो दिस इज माई RM। सिमिलरली मैं SBI का रिटर्न देखना चाहता हूँ कि मेरा SBI का क्या रिटर्न आएगा, तो सेम फॉर्मूला लगाइए, माई दिस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। तो ये RBI के SBI के रिटर्न्स आ गए हैं। बताइए क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब मुझे पता करना है कि मेरी SBI की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है और मुझे कैपएम का यूज करना है। ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, RBI की वेबसाइट पे गया, RBI की वेबसाइट से मैंने ट्रेजरी बिल्स निकाले, ट्रेजरी बिल्स की यील्ड देखी, तो वो फिगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो गिवन है, से 5% है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली डेटा भी इसलिए निकल जाता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज से 5%, क्योंकि मैं सब कुछ फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, तो से सपोज दिस इज 0.05। बताइए यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा इसको ना ये बात समझ में आई हो? तो अब बताइए, मैंने बीटा की वैल्यू आपको क्या बताई थी कि बीटा हम कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस। तो देखिए कोवेरिएंस किसके बीच का है, ये है आई, यानी कि सिक्योरिटी के रिटर्न्स और मार्केट के रिटर्न्स और मार्केट का वेरिएंस, इसको मार्केट की वोलेटिलिटी कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर है ना बीटा निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीटा निकालने के लिए रिक्वायर कोवेरिएंस। कोवेरिएंस किसके बीच का बताइए? एक तो मैंने सेंसेक्स लिया है, दिस इज माय मार्केट, और कौन लिया है मैंने यहाँ पर SBI। तो मुझे सेंसेक्स का और SBI के बीच का कोवेरिएंस चाहिए। तो एक्सेल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सीधा यहाँ पर कोवेरिएंस लगाइए। सर अभी हम पूछ रहे थे ना n-1 और n का, तो आप देखिए एक्सेल आपको यहाँ पर .p और .s दे रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि मैंने ना सिलेक्टेड पीरियड ही लिया था 23 से लेकर 24 का, जबकि मुझे ऑप्शन दे रहा था कि आप प्रीवियस पीरियड पे भी जा सकते हो। तो इसका मतलब मैंने सैंपल उठाया है। तो इसका मतलब कि मेरा आंसर जो भी आएगा ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि पॉपुलेशन लेने पे आता। तो इसलिए मैं यहाँ पर .p यानी कि पॉपुलेशन यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर .s यूज करूंगा। एंड .s बाय एक्सेल के अंदर में प्रोग्रामिंग में ही है कि वो n-1 से ही डिवाइड करेगा इसको। ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है सेंसेक्स का और SBI के रिटर्न्स का, तो ले लेते हैं। हमारा ये रहा सेंसेक्स के रिटर्न्स, दैट मीन्स ये वाला, और एक वो कह रहा है ये वाला। तो दिस इज माय कोवेरिएंस। तो मेरा ना ये न्यूमरेटर निकल गया है ऊपर वाला। ठीक है ना यहाँ तक? अब मुझे चाहिए इसका डिनोमिनेटर, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और क्योंकि वो वेरिएंस So है what have m you का, taken in the argument of covariance.s? आर्ग्यूमेंट में मैंने लिया हुआ है यहाँ पर एक तो ये RM रिटर्न्स और ये जो SBI के रिटर्न्स हैं। So you have to specify the row, or how do you specify that? मैं फिर से कर देता हूँ, पसंद आ जाएगा। covariance.s, आपको बस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है एज इट इज, Okay, वो पूरा okay, एरे 1 हो जाएगा। इसी fine, तरीके से got you, आप दूसरे को ले। got you. तो ये मेरा वेरिएंस है। अब मुझे वेरिएंस निकालना है मार्केट का, और मेरे लिए जो मार्केट है वो है सेंसेक्स। तो वंस अगेन क्योंकि मैं सैंपल पे काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे VAR.P और VAR.S देगा। मुझे वेरिएंस निकालना है, मार्केट का निकालना है, तो इसलिए बस मैं मार्केट का ही ले रहा हूँ। तो मैंने ये किया, ये मेरा वेरिएंस आया। नाउ आई कैन कैलकुलेट माय बीटा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा क्या है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय दिस वन। तो अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दूं, दिस इज माय बीटा। तो अप्रैल से लेकर है ना अप्रैल 24 तक जो SBI का बीटा रहा है ना वो 1.43 कुछ रहा है। अब अगर मुझे इतने पीरियड की KE निकालनी हो यूजिंग कैपएम, तो कैपएम की इक्वेशन क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और मेरी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है
0.05, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे 5% भी ले सकते हो। और मेरे मार्केट के रिटर्न्स कितने हैं ये मुझे एवरेज करने पड़ेंगे, ये वाले, ठीक है। तो इसका हम एवरेज कर दें एक बार। सो ये मेरा RM आ गया है, ठीक है ना। तो एक बार देखें क्या आता है आंसर। आंसर आता है ये नंबर RF प्लस ब्रैकेट RM, दैट मीन्स दिस नंबर माइनस दिस नंबर। बताइए इसकी कितने से मल्टीप्लाई करनी होती है कैप में मुझे? बीटा से। और बीटा कितना निकला है? ये नंबर निकला है। तो ये वाली मेरी KE आ चुकी है। बताइए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यस यस सर। ठीक है। तो प्रैक्टिस के मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब कहते हैं ना लोग कि कैपएम का यूज करके आपको KE कैलकुलेट करनी है, तो वो इस तरीके से करनी है। अब हम एक बार वो बात कर लेते हैं कि n-1 का क्यों असर नहीं पड़ेगा। देखिए न्यूमरेटर है इसका n-1, इसका डिनोमिनेटर है ये, और इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा RI माइनस में RI का मीन का स्क्वायर। और इसको भी हम सैंपल बेस पे लेते हैं ना तो n-1 होता है। तो देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इससे ना ये कैंसिल हो जाएगा। तो सर फिर इससे फर्क ही नहीं पड़ता है n-1 लेना था या n लेना था। Okay, so you're saying Yes, for sir. beta it doesn't make a difference. हाँ, बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि Right. आप सैंपल ले रहे हो या वैसे। लेकिन हाँ ऑफ Got कोर्स you. जब इसको अलग अलग देखोगे ना तो तब इस पे फर्क दिखेगा आपको कि हाँ Fine. कोवेरिएंस अलग है और वेरिएंस अलग है। बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो Got इसलिए you. अगर आपने बाई चांस ये भूल गए होते कि मैंने हाँ n-1 लेना था, n लेना था, तो वहां पर आपको कोई फर्क नहीं दिखता, Okay, sir. है ना। सो अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी केस में निकालनी आ गई है। एंड ऑफ कोर्स पेपर के अंदर में क्वेश्चन 3 बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें कोई डेटा डाउनलोड और ये सब चीजें नहीं होगा। बट लेकिन आपके स्टडी मेटेरियल में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी हैं। इसमें मेन पॉइंट था कि आपको टैक्स रेट को कैसे एडजस्ट करना होगा। आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी। सर इम्पोर्टेंट हाँ बता दीजिए, क्योंकि ना अभी अब मैक्स टू मैक्स ये 2 क्लासेस जो ये हाँ मैं इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें पूरा चैप्टर कराया ही नहीं है मैंने अभी। हाँ, क्योंकि ना हाँ 18 मई जो है ना वो इंटरनल असेसमेंट की लास्ट डेट है। इसका ओके मतलब ओके ये हाँ सीधे एक 11 मई से 18 मई तक पेपर हो जाएगा। मतलब अगर लगातार भी कराएं, एक दिन के गैप ना दे तो भी हमारे पास टाइम है हाँ 10 मई तक का। आज चले के लेके चले तो हमारे पास 16 दिन है, 15-16 दिन है। और इसमें भी हाँ बहुत होगा तो 2 क्लासेस हो जाएंगी, बहुत बहुत होगा तो हर हाँ। सब्जेक्ट की। तो तो इसमें देखिए अगर जो आप अभी सबसे इम्पोर्टेंट अगर अभी आप कर सकते हैं तो इसके अंदर एक तो है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी वाला आपका एक पूरा चैप्टर है। तो उसके अंदर में ना 3 थियरीज हैं। एक NOI अप्रोच है, एक उसके अंदर में आपकी नेट इनकम अप्रोच है, एक उसके अंदर में MM हाइपोथेसिस है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जो मैंने आज आपको एक्सेल कराए ना PMT वाले और IPMT वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एज थ्योरी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द EMI और इंटरेस्ट कंपोनेंट और द प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये सब चीजें करके तो वो पूछी जा सकती है। एक इसके अलावा एक है आपका ब्लैक एंड शॉल्स फॉर्मूला, ठीक है ना, टू वैल्यू द ऑप्शंस, एक उसको देखना है। एक है आपकी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, उसके बारे में है। एक है आपका गार्च, एक है आपका आर्च, एक है आपका अरीमा, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका है बॉन्ड की वैल्यूएशन, और एक है आपका EOQ और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और एक है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ही EOQ है, तो इसलिए आप इसको भले चाहे सेपरेट ना देखें, ठीक है।
और Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो वैल्यूएशन है एक हुआ। सो फिलहाल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इन पे पहले सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, देन इसके बाद आगे देखेंगे। सर आपने अभी तक ऑफलाइन क्लासेस एक ही ली है ना? आई गेस एक तो 2 क्लासेस हो चुकी है, नहीं 3 क्लासेस हो चुकी हैं। सर ऑफलाइन जो संडे को जो लेते हैं। हाँ हाँ 3 हो चुकी हैं। ओके। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज आपको कुछ जानने को मिला होगा, एंड कोई क्वेरी है देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी वाइंड अप इट। Hello sir, please share this and Excel. हाँ वो मैं आपको कर दूँ। Okay, thank you sir. ओके थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much, so sir. much, sir. थैंक Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। Sir, good night.